आइए, हम लोगों ने JIGL में सबसे पहले देखा था कि हमारा ये जो पेपर है इसमें कोई पार्ट नहीं है, इसकी कोई शाखा नहीं है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है। मतलब ये कि इसमें जो आपके 17 टोटल जो है वो चैप्टर्स दिए हुए हैं, इन 17 चैप्टर्स जो आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आपसे किसी भी चैप्टर से कितने भी मार्क्स का वो पूछ सकते हैं, ये उनके पास फ्रीडम है। हम अपने एक्सपीरियंस या इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, उन चीजों को थोड़ा प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट। ये काम आप गलती से भी नहीं करेंगे। जैसे डिस्क्लेमर दिया जाता है ना कि इस स्टंट को घर में ना करें, तो वैसे ये सुनेंगे करेंगे नहीं। आप सारे चैप्टर को उतना ही जो है वो कहिए तो रिग्रेसली या उतना ही रिलीजियसली जो है वो फॉलो करेंगे जितना आपको बताया जा रहा है, क्योंकि नहीं पता किस चैप्टर का वेटेज किस बार कम कर दें और किसका क्या कर दें, ज्यादा कर दें। हम लोगों ने इसमें कहा कि ये जो 17 चीज हमें पढ़ने, चैप्टर्स पढ़ने, इसमें मैक्सिमम जो है वो एक्ट्स हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसे हैं जो एक्ट्स नहीं है। बेसिकली वो ये बताया गया, क्योंकि इसमें जनरल लॉ वर्ड दिया हुआ है ना, कि एक्ट्स कैसे बना है, एक्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लॉ जो है वो आया कैसे इस दुनिया में। तो कुछ ये कहानी है और कुछ जो है बड़े सारे क्या है, लॉज हैं। तो कुछ कहानी लॉ के जनरेट होने के पीछे, और उसके बाद कुछ लॉज हमें पढ़ने हैं, जिसमें हमने पहले जो शुरू किया, ये कोई एक्ट नहीं है, इसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और ये जो है वो कहता है कि हम एक्ट को कैसे क्या करें, इंटरप्रेट करें। तो एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए जो है हमने ये जो है वो चीजों को बनाया है। ये कोई एक्ट नहीं है, ये एक गाइडलाइन है। और जब ये कोई एक क्या होगा, गाइडलाइन होगा, तो इसका मतलब है कि किसी काम को करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये जो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नाम का चीज एग्जिस्टेंस में आया, उसके पीछे वजह बस इतनी सी थी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज को लेकर के अलग अलग तरह का तरीका है इंटरप्रेट करने का। जैसे अगर मेट्रो में मुझे इनकन्वीनियंस होता है आज के समय में आने जाने में, तो मैं एक बार भी ये नहीं सोचता कि आखिर मेट्रो वाले इतना चेक क्यों कर रहे हैं, इससे इनकन्वीनियंस हो रहा, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि मैंने उसको इंटरप्रेट कैसे किया कि ये शायद हमारे किसके लिए कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि जब जान जाती है तो उसमें जो है वो सिविलियन ही सबसे ज्यादा, क्योंकि वो टारगेट ही उन्हीं को करके रखते हैं। तो मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूं। हो सकता है कि हमारे ब्लू जाएं तो ये बोले कि नहीं नहीं, ये कोई तरीका है, यहां पे जो है वो सवारी कम और चेकिंग ज्यादा। कहा ये इनका परसेप्शन हो सकता है। मैं इसीलिए बार बार अटेंडेंस और बाकी चीजों को ठीक कर रहा हूं। मेरा कंसर्न है कि एक भी दिन कभी ऐसा ना हो कि एक भी बच्चा जो है वो पहुंच जाए और पता चला उस दिन क्लास नहीं है। तो मुझे ये चीज थोड़ा चुभता है कि नहीं, इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, जहां तक मैनेजेबल हो। तो इसीलिए मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा और चीजों को स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि एक बच्चे तक आखिर ये बात क्यों नहीं पहुंची। क्योंकि अगर कहीं ये जो है वो आज पहुंच गए रहते तो वो तो अच्छा था, इनका बैकअप था, तो इनका टाइम नहीं गया, क्योंकि इनका वो चीज छूटा हुआ था, बैकअप क्लास चल रही थी, जो भी हो। तो कहा गया कि यही इंटरप्रिटेशन है। कहा ऐसे ही लोग एक्ट को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्यों? बनाने वाले कोई और है। जैसे मैं बनाने वाला, आपके ऊपर इंप्लीमेंट किया गया, तो देखिए मैं अलग इंटरप्रेट कर रहा हूं, आप अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं, दो लोगों के इंटरप्रिटेशन में अंतर है। तब इन्होंने बोला कि नहीं, चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे हर कोई चीज को जब इंटरप्रेट करे तो कम से कम ये बेसिक चीज का जरूर ध्यान रखे कि चूंकि 15 अगस्त है, इसीलिए फल वाले को हटा दिया गया। फल वाले को हटा दिया गया। अभी आप जाएंगे GTB नगर या विश्वविद्यालय के पास, जो फल वगैरह का रेडी सब हटा हुआ है। शाम के समय आपको वहां पे कोई फ्रूट्स कुछ भी अभी नहीं मिलेगा, सब हटा हुआ है। हमारे लिए इनकन्वीनियंस, अब फल के लिए जाइए दूर, स्पेशली जो दुकान है जिसका जगह दिया हुआ वहीं जाइए, रोड पे नहीं लगा सकते। रीजन ये कि क्या उन्हीं चीजों में किसी ने कुछ रख दिया, अगर भीड़ भाड़ है तो वहां ही कुछ हो सकता है, अनऑथराइज अगर कहीं फल वगैरह खड़े हैं तो फिर कहा कि ऐसे ही इन्होंने एक गाइडलाइन दिया, और गाइडलाइन दिया और सबको समझा दिया कि देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भी ऐसा चीज रहेगा तो प्रिकॉशनरी मेजर से हम इतने दिनों तक इस तरह से जो है वो डबल चेक रखेंगे या इस तरह से हम करेंगे। हो गया, अब हम आप समझ गए। ठीक वैसे ही जजों के बीच में जो है वो खुद डिस्प्यूट, क्या डिस्प्यूट, कि इस चीज को समझे कैसे। बनाने वाले ने तो कुछ और समझ के बनाया, जिसको फैसला सुनाना है वो कौन है, जज है। बनाने वाले कौन है, लेजिस्लेचर है। कहा कि कानून बनाने वाली बॉडी जो है वो लेजिस्लेचर है, लोकसभा राज्यसभा में कानून बन रहा है, पार्लियामेंट से पास हो रहा है। इंप्लीमेंट करने वाले जज होते हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है, और जिस समय बनाया गया था उस समय उन्होंने क्या समझा था, इन चीजों के कारण कहा कि हम चीजों को सोचने का तरीका बताएंगे। किन चीजों को, लॉ को, एक्ट, लॉ, रूल
रेगुलेशन, गाइडलाइन, जिस भी नाम से जो भी किसी जो है वो रेगुलेटरी बॉडी ने बनाया है उसको हम क्या कह देते हैं, स्टैट्यूट कह देते हैं। तो कहा इसको इंटरप्रेट करने के बारे में एक गाइडलाइन दिया हुआ है और सबको सलाह दी गई कि उस गाइडलाइन को क्या करें, फॉलो करें। किन लोगों को, जो भी एक्ट को डील करते हैं, जो जज हैं और बाकी लोग हैं। कहा ठीक है, लेकिन हमने पहले क्या किया, इस एक्ट को कैटेगराइज किया कि एक्ट कितने तरह का। तो हमने कैटेगराइज करके जो है इसे कोडिफाइंग, डिक्लेरेटरी, रेमीडियल, एमेंड, इसके बाद कंसोलिडेटिंग, इनेबलिंग, डिसेबलिंग, पेनल एक्सेट्रा, यही हमने नाम दिया। अब हम बढ़ते हैं कि क्या प्रिंसिपल है क्या करने का, इंटरप्रेट करने का, क्या गाइडलाइन दिया हुआ है। एकदम ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कहा था कि ये एक्सपर्ट का दिया हुआ ओपिनियन है, किसी भी एक्ट के सेक्शन में लिखा हुआ नहीं है। अलग अलग केसेस आए, बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, अलग अलग केसेस आए, कुछ केसेस में ऐसा, कुछ केसेस में ऐसा, कुछ केसेस में वैसा। तब हमने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो इस चीज को आगे से ऐसे डील करेंगे। यानी हम जो है वो उस चीज से विक्टिमाइज होते गए, उस चीज के शिकार होते गए, उस चीज के कारण नुकसान होता गया। तब हमने कहा नहीं, अब अगर ऐसा होगा तो इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे करना। और ऐसे ही करके एक्सपर्ट और कमिटीज ने क्या किया, कुछ डिसाइडेड केसेस के बेसिस पे, यानी कि कुछ जो हमने फेस किया उसके बेसिस पे, कुछ कमिटी ने जो है बिना फेस किए हुए अपने इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन से और जजमेंट के बेसिस पे किया कि नहीं, इस चीज को ऐसे समझेंगे। दिया हुआ एक्सपर्ट का ओपिनियन। यहां पे आपको दो तरह की चीजों को फेस करना पड़ेगा। पहला, एक तो ये जो बता रहे हैं वो, और दूसरा जो चीज आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं। मैं इस बात से इनकार ही नहीं करता कि ये मिलते जुलते नहीं होंगे। क्यों नहीं मिलते जुलते होंगे? क्योंकि कहा गया कि ह्यूमन बीइंग को आपको सुविधा हो इसके लिए कुछ गाइडलाइन दिए जाए मैनेजमेंट को। कुछ मैंने दिया, विशाल सर ने दिया, सचिन सर ने दिया, अश्विनी सर ने दिया, आशीष सर ने दिया। इन सब ने जो है वो कुछ विचार दिए। मुझे एक चीज बताइए, क्या कुछ ओपिनियन कॉमन नहीं हो सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ चीज जो मैंने बोला उसी चीज से थोड़ा आगे जो है विशाल सर बोल रहे, यानी पहले उस चीज को बोला और बोला कि थोड़ा ऐसे भी कर देंगे, तो शायद कुछ चीज ओवरलैप हो सकता है। तो उसको लेकर के परेशान मत होइए कि सर इन दोनों में क्या अंतर है। तो मैं आपको डिस्टिंग्विश करना तो बता ही नहीं रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि इंटरप्रेट करने को लेकर के क्या क्या अलग अलग तरह के सुझाव, प्रिंसिपल हमारे एक्सपर्ट ने हमें दिए हैं। उनमें जो है वो पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीजें क्या होंगे, एक जैसे हो सकते हैं। हमें बस करना यह है कि एग्जाम में हमसे अलग नाम से पूछा जाता है, तो उस समय चौधरी बनने की बजाय उस नाम से जो आपको बताया गया वो लिख के आना रहेगा। जैसे लिटरल कंस्ट्रक्शन, यही जब मैं आपको बताऊंगा और जब मैं यहां पे बताऊंगा स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते जैसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये वर्ड नहीं लिखना है कि लिटरल कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन आर वन एंड सेम थिंग। डोलते डोलते ये मत डोल के आइएगा, मार्क्स कटेंगे। अगर पूछा गया लिटरल कंस्ट्रक्शन और आपको लगा कि ये दोनों एक ही जैसा चीज तो है, कोई बात नहीं, लिटरल कंस्ट्रक्शन पूछा तो लिटरल कंस्ट्रक्शन लिख करके चले आइए। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, सर ये भी तो वही होता है, मैंने मना किया, तो इस बार क्या लिखिएगा, सेम चीज लिखिएगा, लेकिन हेडिंग देके क्या लिखिएगा, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। बस ये चौधरी नहीं बनना है। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू लिटरल कंस्ट्रक्शन, या इट इज वन एंड सेम थिंग। ये आपको बचना है। देखिए हर जगह रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। इस चैप्टर में जब इस टॉपिक को आप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है। अगर इसका आपने ध्यान नहीं रखा तो कोई बात नहीं है, ये ध्यान आपको कभी समझ में भी नहीं आएगा, बस कॉपी भी मंगवाएंगे तो मार्क्स कम दिखता रहेगा और चीखते चिल्लाते रहेंगे, ये क्या देखना सब लिखा है, क्या गलत लिखा है इसमें। और बड़े सारे जो टीचर भी वो भी नहीं बता पाएंगे कि गलत क्यों लिखा है, कहां गलत है कुछ। लेकिन हर सब्जेक्ट का अलग रिव्यू का गाइडलाइन दिया हुआ है कि किस जगह कैसे चीजों को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो काइंडली जब ऐसा कुछ बोलूं तो ध्यान रखिएगा। तो जब भी किसी चीज को आप पढ़ रहे होते जहां पे कॉमन नेचर के चीज होते हैं तो वहां से क्वेश्चन उसके नाम से पूछेगा, आपको उस चीज के बारे में लिखना है। अगर उससे रिलेटेड चीज ही दूसरे में भी कॉमन है तो कोई बात नहीं है, वो आप लिख दीजिए, बस नाम मत दीजिए, नाम वही दीजिए जो आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। ये दोबारा आप समझेंगे जब मैं इन चीजों को एक बार बता दूंगा, तब आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो थोड़ा एक ही जैसा लग रहा था,
तो अब तो मैंने आपको बता दिया है कि आपसे पूछेगा ये तो ये लिखिए, वो पूछा तो उसमें भी सेम चीज लिख दीजिए। तो यहां इन्होंने बोला प्राइमरी रूल एंड व्हाट रूल, अदर रूल। कुछ नहीं बोला कि मेन रूप से इसको यूज करेंगे, इसका भी जरूरत पड़ सकता है। हमारे लिए ये सब एक जैसे ही हो गए कि हमसे पूछेगा तो हम ऐसे ही लिख देंगे। हाँ, अगर हमसे पूछा कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, तब हम भी ऐसे लिखेंगे, प्राइमरी रूल एंड अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। और उस समय हमें इसके बारे में एक एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं होगी, 3 मार्क्स का पूछा तो। लेकिन अगर 5 मार्क्स का पूछा तो इसे एक एक लाइन में क्या करना पड़ेगा, डिफाइन। लेकिन अगर कोई एक इसमें से उठा के पूछ दिया तो तब भी एक लाइन लिखेंगे और बाकी का नाम भी लिख देंगे। हमसे पूछा गया द मिसचीफ रूल और हिडन रूल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मिसचीफ रूल और हिडन रूल। हम लिखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्राइमरी रूल्स आर एज फॉलो, अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर एज फॉलोज। और सबके बारे में सिर्फ क्या लिखेंगे, मिसचीफ रूल और हिडन रूल। बात क्लियर है? चलिए अब जानना शुरू करते, पहले किस रूल को, प्राइमरी रूल को। मुझे एक चीज बताइए, इस रूल में होगा क्या दिया हुआ तरीका कि किस सिचुएशन में लॉ को कैसे क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो ये जो हमारे पास अलग अलग नाम दिए हुए, जिसमें से देखिए पहला नाम आपका जो है वो है प्राइमरी रूल, जिसको हम क्या बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये लिटरल कंस्ट्रक्शन बेसिकली है क्या। लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब है बाकी जो भी यहां दिया हुआ है वो रट्टा मारने के लिए है। मैं जो आपको बता रहा हूं वो रट्टा नहीं मारना है। अगर आपने समझ लिया तो बस ऐसे ही लिख सकते हैं। और ये इसीलिए लिखा हुआ कि अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो फिर पढ़ेंगे कैसे, तो इन्हीं अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब तक लॉ में कुछ ना लिखा हो तो इसको कैसे समझिए, इसको आप इंटरप्रेट करेंगे लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। जो मतलब जो है उस वर्ड का दिया हुआ है वैसे ही करेंगे और जो उसका ग्रामेटिकल मतलब है वैसे ही करेंगे। कहीं भी और किसी भी तरह का जो है वो उसमें कोई भी मिलावट नहीं करेंगे। टू बी गिवन देयर ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग एंड इफ सच मीनिंग इज क्लियर एंड व्हाट अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब जिसको देख करके संदेह हो, अनएम्बिगुअस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इफेक्ट शुड बी गिवन टू ए प्रोविजन ऑफ ए स्टैट्यूट वॉट एवर मे बी द कंसिक्वेंसेस। कहा गया कि आप उसका बिल्कुल वैसा ही मतलब निकालिए चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। लिखा हुआ है अगर किसी ने जो है बहुत हीनियस क्राइम किया है, मतलब बहुत घृणित काम किया, बहुत खराब काम किया है, ऐसे केस में हम उसे जो है वो कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, मृत्यु दंड देते हैं, हैंग देम टिल डेथ। कहा गया कि लिखा हुआ है और फैसला आया या वहां पर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो तो उस आदमी को जो हैंग देम टिल डेथ। कहा गया कि बुरा है, किसी को फांसी पे लटकाए रखना बुरा है, तो क्या जज फैसला ना सुनाए? अरे भाई लिखा हुआ है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी ने किसी को इतने बुरे तरीके से चाकू से गोत गोत के मारा है, पूरे होशो हवास में मारा है, तरपा तरपा के मारा है, तो ऐसे केस में सिर्फ जो है वो उसे लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट ही नहीं बल्कि क्या मिलना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। कहा गया ये लिखा हुआ है, तो ये नहीं सोचेगा, जज ही तो इंटरप्रेट करेगा। तो जज क्या करेगा, आह जिंदा आदमी है, थोड़ी देर बाद मरा हुआ दिखेगा, फांसी पे लगा दें। यहां तो कहते हैं कि नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए, वो तो इंसान ही है, मर जाएगा, उसके पीछे इतने परिवार है। कहा कॉन्सिक्वेंसेस सोचेंगे या फैसला सुनाएंगे? ये है हमारा लिटरल कंस्ट्रक्शन। लॉ में जो कंस्ट्रक्शन का मतलब इंटरप्रिटेशन, दिमाग में डाल लीजिए, लॉ में कंस्ट्रक्शन वर्ड जो यूज किया जाता है उसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यही इंटरप्रिटेशन सीख लीजिए, नहीं तो आप समझे उससे जैसे मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं ना वैसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, ईंटा पत्थर लगाएंगे। नहीं, यहां कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, लिटरल नहीं बोलते हैं, एकदम लिटरली जो लिखा है वही पढ़ो, मतलब जो लिखा है वही पढ़ो। तो कह रहे लिटरल जो है उसी को इंटरप्रेट करना है, कोई मिलावट। लेकिन ये कब करना है? जब वर्ड क्या हो, क्लियर एंड साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इतना और इस तरह का काम किया तो उसे क्या मिलना चाहिए। अगर किसी ने ऐसे ऐसे किया है तो उसे लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट, जिंदगी भर जेल में ही रहेगा, कोई आहा हो नहीं, सीधे क्या करना है, उसे सजा सुनाना है। क्लियर है ये लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब मुझे एक चीज बताइए, ये 2 लाइन तो मैंने पढ़ा नहीं, ये सब मैंने कहां पढ़ा है और आप भी नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी आप इसको एग्जाम में क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं, क्योंकि यही मतलब इसका निकल करके आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको इसीलिए हम कहते हैं सबसे सेफेस्ट रूल है, क्योंकि जब किसी चीज को इंटरप्रेट करना पड़ता है अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग, तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है। आप कुछ और इंटरप्रेट कर सकते हैं, मैं कुछ क्या कर सकता हूं और। लेकिन जब साफ लिख दिया कि सिर्फ क्या इंटरप्रेट करोगे, लिटरल, जो लिखा है वही, तो ना आप कुछ और करेंगे ना मैं कुछ और करूंगा। कहा ठीक है। दूसरे रूल पे आइए, ये है मिसचीफ रूल और हिडन रूल। एकदम ध्यान से समझिएगा, मिसचीफ रूल और हिडन रूल। ये रूल और आपका रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ये जो है वर्ड जो दिया हुआ है, ये आपके ऊपर आफत है। मुझे इस चीज के लिए आपसे पूरी सहानुभूति है, बट आई कैन नॉट हेल्प यू आउट इन दिस थिंग, बट हम एग्जाम में पूछेंगे। ध्यान से सुनिए, आपसे एग्जाम में हम रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पूछने की जगह पूछ सकते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अट, रेस, मैजिस, वैलेट, कॉम, पैरिट। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस। अब बोले सर ऐसे क्यों दुश्मनी है, बोल बोल करके आप ऐसा करते हो। एक तो दुश्मन होता है जो पीछे से वार कर देता है, चलो नहीं पता चलता है। आप तो हर दिन ऐसा ऐसा बात करते हो जिसको जो है वो सुन के लगता है कि ऐसा करते क्यों हो। तो मैं आपको ये भी बताऊं या मैं बताना ये छोड़ दूं? ये इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप अलर्ट रहिए, क्योंकि अगर मेरे जैसे बंदे को मौका मिला तो वो ये नहीं देगा रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। वो क्या लिखेगा, आप कहेगा सर इसमें कौन सा बहुत बड़ा चीज है, कौन सा बहुत बड़ा चीज नहीं है। हम एक दो ऐसे चीज देते हैं ताकि आप लैटिन मैक्सिम, मतलब इसको मैक्सिम कहते हैं, कि ये सब जो है वर्ड जो है आप जान सकें, इसके लिए कभी कभी पूछा जाता है। तो दो तीन ऐसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जितने भी ऐसे वर्ड आ रहे हैं वो आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। हाँ, ये तो मैं ऐसे बता दूंगा कि आप नहीं भूलिएगा कि रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, लेकिन इसी का नाम जो है अट, रेस, मैजी और मार डाला जो भी लिखा हुआ है वो आपको क्या करना रहेगा, ध्यान रखना। अगर एक रहता तो कोई बात नहीं है, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो और भी मिलेंगे। अब होगा ये कि आप जो है वो हो सकता है कि रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को तो याद रखें, लेकिन उसको आपने क्या समझा, एक्सपेरियो यूनिट एक्स एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। चलिए एनीवे पढ़ेंगे, पहुंचेंगे, बता दूंगा तो आसान हो जाएगा। तो हमने कहा दो चीजों का एक जैसा मतलब निकल रहा है, एक है मिसचीफ रूल और हिडन रूल, और रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्लियर है, मकान बनाना यहां पे है, इंटरप्रिटेशन। अब ये जो आपका रूल आया ये कैसे आया, मिसचीफ रूल जो है ये इसका ओरिजिनेशन हुआ हिडन केस से। ये केस सामने आया था, और इस केस के दौरान हुआ क्या, जब हम चीजों को लिटरल इंटरप्रेट करने लगे तो उस लिटरल इंटरप्रिटेशन के कारण ऐसी की तैसी हो गई। पहले ये पता नहीं चला, लेकिन उस केस में ये पहली बार सामने आया। अभी तक सब ठीक था, लिखा हुआ था इतने लोगों को मारा तो ये सजा, ये किया तो ये सजा, लेकिन एक ऐसा मामला आया जो किसी एक्ट से रिलेटेड हो सकता है। ये थोड़ा नहीं कि हम क्रिमिनल एक्ट ही पढ़ रहे हैं, हम तो हर एक्ट और हर रूल को इंटरप्रेट करने का तरीका देख रहे हैं। तो एक एक्ट के तहत एक मामला आया, उस मामले को जब पढ़ा गया, देखा गया, तो उसमें देखा गया कि लिटरल कंस्ट्रक्शन से, लिटरल इंटरप्रिटेशन से तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, ये तो अजीब सा मामला हो जा रहा है। तब जाकर के इस केस में उन्होंने बोला कि आप इस्तेमाल कीजिए मिसचीफ रूल और हिडन रूल, और उसी में उन्होंने कहा कि आप इस चीज को जो कंस्ट्रक्ट करें वो कैसे करें, रीजनेबल, ना कि क्या करें, लिटरल। लिटरल नहीं करके कैसे करें, रीजनेबल करें। कहा ठीक है। तो कहा भाई मामला क्या था, क्या आया था ये चीज, तो इन्होंने यहां पे जो है वो समझाया। यहां पे इन्होंने जो इस चीज को बताया कि दो दो केस यहां पे देखिए। सोदरा देवी केस, किसका ये जजमेंट था, इसका मतलब जो है कानून जैसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्रेस द व्यू दैट द रूल इन हिडन केस एप्लीकेबल ओनली व्हेन, कब, वर्ड्स इन क्वेश्चन आर व्हाट। एकदम घबराइए नहीं, ये बड़ा बड़ा चीज कुछ नहीं होता है, इसमें एक वर्ड पकड़ना रहता है और बड़ा आराम हो जाता है ये सारा चीज, लेकिन बस वो समझ होनी चाहिए कि बस उतना ही करना है। यहां पे देखिए क्या था, तो कह रहा है कौन सा कंस्ट्रक्शन, लिटरल, लेकिन कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल तब कीजिए जब मामला क्या हो, अगर वर्ड एम्बिगुअस है एंड रीजनेबली कैपेबल ऑफ मोर देन,
कह रहे हैं कि एम्बिगुअस और उसका एक से ज्यादा मतलब लोग समझ सकते हैं। कहा गया पहले केस में लिखा हुआ है कि फांसी पे चढ़ा दो, कहा गया सब इसका मतलब यही समझ रहा है, बस लोग सोच रहे हैं कि फांसी पे चढ़ाएं ना चढ़ाएं। बोला क्या? बोला नहीं चढ़ाने। क्या बोला? जो है वही करो, कंसिक्वेंसेस सोचना काम है नहीं। वर्ड क्लियर है, पता चल गया कि इसने 4 खून किया है, हाँ 4 खून पे क्या है, तो 4 खून पे तो हमेशा जो है मृत्युदंड ही है, तो 2 का ठीक है। लेकिन कह रहे हैं अगर किसी चीज को करते वक्त आपको लग रहा है कि चीजों का मीनिंग क्या है, क्लियर नहीं है, तो बोला तब जो है आप कौन सा रूल इस्तेमाल कीजिए, मिसचीफ रूल या हेडन रूल। कहा गया कि ये उसी केस में सामने निकल के गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कब? जो मामला है वो क्या है, एम्बिगुअस है, और इसका एक से ज्यादा क्या निकल रहा है। तो जब एक से ज्यादा मीनिंग निकले तो क्या करे, नालायक मीनिंग ले या अच्छा मीनिंग ले? कहा सप्रेस द मिसचीफ, जो आपको जो है वो क्या करे, कहीं भी जो है वो भ्रमित करे वो छोड़ दीजिए। तो जो सॉल्यूशन के तरफ जाए वो वाला जो है वो क्या लेंगे आप, मतलब लेंगे। वो मतलब नहीं लेंगे जिसका उस जगह कोई मीनिंग ना निकल रहा हो। पॉसिबल? मैंने बोला आई एम फाइन, तो आप बोलिएगा सर हाउ मच रुपीज? क्यों? आई एम फाइन, मैं एक पेनल्टी हूं, तो आप पूछेंगे ना सर कितने रुपए का पेनल्टी हो। तो यहां पे जो है वो फाइन मैंने बोला, तो आपको जो है वो लिटरल कंस्ट्रक्शन करना है या रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करना है? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहां पे एक और केस, मोतीपुर जमींदारी कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, सेल्स टैक्स एक्ट जो है, अब तो हमारे पास जीएसटी है, लेकिन यह मामला कब का है, उसके तहत सेल्स टैक्स एक्ट लगता था जब भी सामान आप बेचते थे। तो मुझे एक चीज बताइए, गन्ना, शुगर, जो चीनी वगैरह है, वो सामान के कैटेगरी में आता था और उस पर सेल्स टैक्स लगता था। किस चीज पे? गन्ना, शुगर केन पे। लेकिन लिखा हुआ था उसी एक्ट में कि देयर इज नो टैक्स ऑन वेजिटेबल, देयर इज नो टैक्स ऑन वेजिटेबल। अब वहां पे उन्होंने बोला कि आपने यहां पे लिखा हुआ है कि ग्रीन वेजिटेबल पे सेल्स टैक्स क्या है, एग्जम्प्ट है। उस एक्ट में लिखा हुआ है कि ग्रीन वेजिटेबल्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेल्स टैक्स, कि ग्रीन वेजिटेबल पे सेल्स टैक्स जो है वो एग्जम्प्टेड है, उस पे कोई भी सेल्स टैक्स नहीं लगता है। तो इसीलिए लोग जब गन्ना बेच रहे थे तो उन्होंने भी सेल्स टैक्स नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि गन्ने में भी तो ग्रीन लगे होते हैं पत्ते, तो वो भी ग्रीन वेजिटेबल हो गया, क्योंकि वो भी खेतों में ही उगते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर सही में लिटरली चले तो लिटरल मीनिंग तो आ ही जाता है कि जिसके भी पत्ते ग्रीन, उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रीन वेजिटेबल। क्योंकि मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल जो ग्रीन पत्ते हैं उसको हम यूज करते हैं, चाहे लीव्स के रूप में कीजिए चाहे जैसे भी कीजिए, साग वगैरह जो हम खाते हैं। तब इन्होंने यहां पे इस चीज को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि यहां पे वेजिटेबल का मतलब सिर्फ वो वेजिटेबल है जो कि आपके जो है वो गार्डन में होता है और आप उसको क्या करते हैं, किचन गार्डन एंड यूज्ड फॉर टेबल, मतलब जिसका इस्तेमाल टेबल बनाने के लिए करते हैं। टमाटर से टेबल बनाते हैं, आलू से टेबल बनाते हैं। कहा नहीं, टेबल का मतलब है कि खाने के टेबल पे जो आपके लिए सर्व होकर के आता है, यानी जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और किचन गार्डन में जो होता है, और किचन गार्डन का मतलब होता है कि किचन में पकाए जाने के लिए जिन चीजों को आप बनाते हैं उसको हम कहते हैं कि दीज ऑल थिंग्स आर कल्टिवेटेड इन किचन गार्डन। आपके घर में छोटा सा एक जमीन है, वहां भी आपने भिंडी या कुछ लगा दिया, ये सब किचन गार्डन हुआ। क्यों? क्योंकि आप उस भिंडी को तोड़ करके जो है वो क्या करते हैं, किचन में लाते हैं, पकाते हैं। लेकिन कभी देखा है गन्ने को बंदा जो है वो तोड़ के लाता है, काटता है और उसे किचन में पकाता है, सब्जी में मिलाता है, उसमें थोड़ा सा जो है वो शिमला मिर्च डाला, थोड़ा सा जो है वो कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा देंगे मिर्च, और देंगे मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, फिर उसके बाद लोग खा रहे हैं। कहा नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो इसलिए यहां पे जो इंटरप्रिटेशन लिया गया वो कौन सा लेंगे, हिडन या रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब आप कहेंगे सर दोनों एक ही हो गया, तो मैंने आपको साफ बता दिया कि ये दोनों एक ही चीज है। कौन कौन सा? चूंकि ये आया था कब, हिडन के केस में, इसीलिए इसको इस नाम से भी जान दिया गया। चूंकि ये मिसचीफ को खत्म करता है, मिसचीफ मीन्स जो चीज सॉल्यूशन ना दे उसको सप्रेस करता है। ग्रीन वेजिटेबल
का वो मतलब जिससे सेल्स टैक्स के दायरे से ये बाहर हो रहा था तो हमने उसे निकाल दिया। बोला कि ना ना हम ये मतलब नहीं लेंगे ग्रीन वेजिटेबल का कि जो ग्रीन है सब ग्रीन वेजिटेबल है। बोला नहीं, हम वो मतलब लेंगे कि ग्रीन वेजिटेबल का मतलब वो चीज जो किचन गार्डन में होगा और उसको हम खाने में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो होगा। कहा ठीक है, क्लियर है। यही है हमारा रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। लेकिन इसको किस नाम से याद रखेंगे, उससे भी जरूरी चीज कि ये यही है, ये जरूर याद रखिएगा। ये मुझे भी शायद याद ना रहे कि इसका नाम यही है। हाँ, शुरू तो बोल दूंगा अट रेस्ट मैजिस वैलिट, पता चला परेट में पिरेट कर दिया, क्योंकि मैं तो दिमाग में और भी समझने वाला ही चीज रखता, रटने वाला तो मैं बिल्कुल, मुझे एलर्जी रहती है। आइए अब इसको जरा एक बार पढ़ के देखिए कि ये सेम है या अलग अलग है। द वर्ड यूज्ड इन स्टैट्यूट, यानी कि कानून में, एक्ट में, रूल में, रेगुलेशन में, must be explained in such manner that they should give what? An rational meaning. अभी नहीं आपको बोला फाइन, सेंसेबल और रैशनल मीनिंग भी तो लीजिए। फाइन का मतलब तो ठीक ही है, आई एम वेरी फाइन। अरे आई एम वेरी फाइन, मैं बहुत ज्यादा पेनल्टी हूं। क्यों, फाइन का मतलब पेनल्टी नहीं होता है? कहा कि वो मत लीजिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सेंसेबल और रैशनल मीनिंग यहां नहीं दे रहा। अच्छा, ए फाइन ऑफ ₹5,000 हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन। एक आदमी बहुत अच्छा है और वो 5,000 अच्छा है, उसके ऊपर इंपोज किया गया 5,000 रुपए और वो आदमी बहुत अच्छा है। कैसे समझे इसको, क्या समझे? कहा गया कि नहीं, कुछ नहीं समझे, यहां फाइन का मतलब अच्छा होता है, उसको भूल जाइए। यहां फाइन का मतलब क्या लीजिए, पेनल्टी लीजिए। A provision of law cannot be so interpreted as to divorce it entirely from common sense. Divorce का मतलब अलग होना, यानी कि जो क्या करे इसको पूरे तरह से कॉमन सेंस से क्या कर दे, अलग कर दे। अभी हुआ ना, नॉनसेंस तो कर ही रहे थे हम लोग। फाइन का मतलब पेनल्टी, और पेनल्टी की जगह अगर फाइन करेंगे तो वो कॉमन सेंस से पूरा अलग हुआ या नहीं? ग्रामेटिकल मतलब के अकॉर्डिंग सही है या नहीं? कहेंगे हाँ, डिक्शनरी मतलब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन कॉमन सेंस से क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए एक वर्ड का एक ही मतलब, ईट का मतलब खाना ही होता है, तो उस केस में कुछ और मतलब निकालें, तब लिटरल कंस्ट्रक्शन। एवरी वर्ड और एक्सप्रेशन यूज इन एन एक्ट शुड रिसीव व्हाट? नेचुरल एंड फेयर मीनिंग। वेयर अल्टरनेट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब डालिए ये वर्ड, वेयर अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन आर पॉसिबल, द कोर्ट मस्ट गिव इफेक्ट टू दैट विच विल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम फॉर विच द स्टैट्यूट हैज बीन। अरे भाई, जिस काम के लिए वो एक्ट बनाया गया था, तो देखिए दो मतलब निकल रहा है, तो कौन सा मतलब उस चीज को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, रादर देन वन विच पुट हिंड्रेंस इन इट्स, जो उसके काम में रुकावट लाए। क्लियर है? तो देखिए, मिसचीफ रूल और आपका अगर पूछा रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, कोई दिक्कत नहीं, बस नाम बीच में मत डालिए। जब पूछा गया मिसचीफ रूल या हेडन जो है रूल इंटरप्रिटेशन, तो उस समय यही बात आप लिखिए, मतलब सेम है। अगर आपसे पूछा गया रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, नाम मत लीजिए, किसका, हेडन का, मिसचीफ का, लिख दीजिए सारी बात, दोनों में तो सेम ही बात है। लिटरल कंस्ट्रक्शन वर्ड जैसा है वैसा ही समझेंगे, चाहे उसका रिजल्ट कितना भी बुरा क्यों ना हो। कहता है कि अगर मामला क्लियर और एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस हो तो लिटरल इंटरप्रिटेशन, वर्ड टू वर्ड चलेंगे। कहा अगर मामला वैसा नहीं है, दो दो मीनिंग आ रहे हैं, तो कहा गया वो मीनिंग लो जो सेंस को आइडेंटिफाई करे, जो उस एक्ट के बनाए जाने पर्पस को पूरा करे, और जो पूरा नहीं करे उसको क्या कर दो, छोड़ दो। क्लियर है? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड रीजनल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन और हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। कहा गया हार्मोनी, हार्मोनी वर्ड तब आता है जब हम एक से ज्यादा लोगों के साथ नहीं कहते हैं कि हमें हार्मोनियस तरीके से रहना चाहिए, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर। कहा हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि किसी जगह एक्ट में किसी बात को लेकर के ये बात लिखी हुई है, उसी से रिलेटेड चीज के लिए एक और बात लिखी हुई है, हम किसको माने? कहा कि हार्मोनियस, ऐसा आप चीज करें जिससे दोनों कंप्लाई हो जाए। कहा ये क्या बात हुई, बताता हूं एग्जांपल। अगर मान लीजिए कि कहीं पे, मान लीजिए कि पापा ने बोला कि बेटा आपको रात में 8 बजे तक घर आ जाना है या 7 बजे तक घर आ जाना है। पापा ने कितने बजे बोला? 7 बजे।
मम्मा ने बोला कि बेटा 6:30 आपको घर आ जाना है। लीजिए, दो अथॉरिटी दोनों ने अलग अलग बोला। अब आप चाहते हैं दोनों का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, आप दोनों को कंप्लाई करें। कितने बजे आना पड़ेगा? 6:30 में आप आएंगे तो दोनों कंप्लाई होंगे, और अगर 7 में आए तो एक होगा, एक कंप्लाई। ऐसे ही एक्ट में बहुत सारे जगहों पे लिखा हुआ, और खास करके कंपनी लॉ में और मेरे वाले जो पेपर है सिक्योरिटी लॉ में, इसमें जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि सिक्योरिटी लॉ सेबी जो है वो कहता है लिस्टेड कंपनी के बारे में, कंपनी लॉ सारे कंपनी के बारे में कहता है। अब देखिएगा, कंपनी लॉ ने जो प्रोविजन फाइन पेनल्टी लगाया है वो थोड़ा है, ये जो लगाते हैं ये बहुत ज्यादा रहता है। कंपनी लॉ अगर कहता है कि ये काम 30 दिन में कर लीजिए, क्योंकि आप देखिएगा प्रॉस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, ये सब आप कंपनी लॉ में भी पढ़ेंगे, और देखिएगा ये मैं भी पढ़ाऊंगा पब्लिक इशू में, और दोनों में अंतर देखिएगा। यहां जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा वाला फाइन पेनल्टी थोड़ा ज्यादा, मैं बोलूंगा ये काम लॉ में लिखा हुआ है कि ये काम 15 दिन में होना चाहिए, कंपनी लॉ ने बोला 1 महीने 30 डेज। आप कितने दिन में करेंगे? अगर आप लिस्टेड कंपनी तो आपके ऊपर सेबी के प्रोविजन होंगे, कंपनी लॉ ने तो बोला सारे कंपनी को यह काम 30 दिन में करना है। और सारे कंपनी का मतलब लिस्टेड, अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, जितने तरह के हैं। सेबी ने बोला लिस्टेड कंपनी के लिए सेम काम के बारे में कि यह कंप्लायंस 15 दिन में करना है। आप एक लिस्टेड कंपनी है, आप क्या इसका हार्मोनियस, आप इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे? कंपनी लॉ तो बोलता है इतने, तो मैं इतने दिन में करूंगा। आप कितने दिन में करेंगे? तो इसीलिए अगर एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा एक्ट में, एक से ज्यादा जगहों पे एक ही चीज के लिए क्या किया हुआ है, बातों को बताया हुआ है, प्रोविजंस को लिखा गया है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप उसे जो है वो इन टोटैलिटी फुलफिल करेंगे। वी नीड टू कंप्लाई द लॉ इन टोटैलिटी। इसका मतलब हमारे लिए जो कानून जिस एक्ट में बना वो सब फुलफिल करना पड़ेगा। ट्रैफिक एक्ट ने बोला है कि पैदल चलने वाले को ऐसे चलना चाहिए, वैसे चलिए। ट्रैफिक एक्ट ने बोला है कि रोड पे जब आप चल रहे हो तो उस समय जो है आप लेफ्ट साइड चलेंगे, बाइक चला रहे हो तो ग्रीन सिग्नल पे चलेंगे। करेंगे उसे फॉलो या नहीं? हम ह्यूमन भी, हमारे ऊपर अप्लीकेबल होता है। हम मेट्रो में गए, वहां लिखा हुआ है मेट्रो के दरवाजे को बंद होते समय ऑब्स्टेकल नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है ट्रैफिक एक्ट में। तो रोड पे चलेंगे तो ट्रैफिक एक्ट ना, अब मेट्रो में आए तो मेट्रो का एक्ट अप्लीकेबल होगा या नहीं? तो हमें जो है उनके भी एक्ट को फुलफिल करना होगा या नहीं? तो कहा गया कि इसी को कहते हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। जो एक्ट, जो प्रोविजन किसी पर्टिकुलर जगह एप्लीकेबल होना है, वो जितने जगह से एप्लीकेबल हो रहा है उन सबको जो हम क्या करेंगे? हार्मोनियसली इस तरह से पूरा करेंगे कि सारे कंप्लाई हो जाए। क्लियर? हाँ या ना? चलिए, ये है हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। रूल ऑफ इज्यूड्सडम जेनरिस। अब देखिए ये क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है वर्ड इज्यूड्सडम जेनरिस का मतलब होता है ऑफ सेम काइंड और नेचर, ऑफ सेम काइंड और नेचर। कह रहे हैं कि ये क्या सेंस है भाई? कह रहे हैं कि सुन लीजिए तब समझ में आएगा, ऐसे जो लिखा हुआ ये अभी पढ़ेंगे तो उतना मजा नहीं देगा। वेयर जनरल वर्ड्स इमीडिएटली फॉलो और आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक वर्ड, देयर मीनिंग मस्ट बी लिमिटेड बाय रेफरेंस टू प्रीसीडिंग वर्ड। ये कह रहा है कि हर वर्ड का अपना एक मतलब होता है, लेकिन ये नहीं क्या बोलेगा सर मैं बताती हूं, 1-2 वर्ड बताओ मतलब, क्योंकि वो आपने गलत सलत बोला है। मैं कह रहा हूं रियली जो डिक्शनरी के वर्ड है वो हर वर्ड का मतलब है या नहीं है? लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि अगर कोई वर्ड जो है वो एक साथ आता है, 2 वर्ड, तो आप उसका वर्ड के अकॉर्डिंग अगर मीनिंग निकालेंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकल के आएगा, तब मीनिंग का कहिए सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक साथ आए हैं तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। इसी को कहते हैं रूल ऑफ इज्यूड्सडम जेनरिस। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। जैसे मैंने बोला क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, या मैंने बोला रुकिए ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन। क्या बोला? ऑडिटर वर्ड का मतलब पता है? जो किसी भी जगह जाकर के चीजों के होने के बाद चेक करे कि ये कितना सही कितना गलत है, उसको ऑडिटर बोलते हैं। क्वालिफिकेशन का मतलब
सिर्फ क्वालिफिकेशन का मतलब पूछ रहा हूं। किसी का एलिजिबिलिटी या कहिए किसी का जो है वो पढ़ाई लिखाई, कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, उसी को कहते हैं क्वालिफिकेशन। कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप बताएंगे कि आप बीकॉम है, ये है, वो है। मेरा पूछा जाएगा, मैं भी अपने 2-4 डिग्री बोलूंगा, मस्त से बोलूंगा। मेरे पास ज्यादा है तो मैं ज्यादा बोलूंगा। तो आपके पास जो डिग्री है वो आपका क्वालिफिकेशन, मेरे पास जो डिग्री है वो मेरा क्वालिफिकेशन। ठीक है। अब अगर हम उस अकॉर्डिंग चले और हम अगर बोले कि मान लीजिए कि रिटायर हर्ट, पिछले दिन ये हुए थे, कि अगर मैं कहता हूं कि रिटायर हर्ट का जो है वो क्वालिफिकेशन, आज से इतिहास आपको रिटायर हर्ट के नाम से जानेगा। तो अगर मैंने बोला कि रिटायर हर्ट का क्वालिफिकेशन, तो इसका मतलब है ये कितने पढ़े लिखे हैं। अगर मैंने बोल दिया व्हाइट का क्वालिफिकेशन, तो इनका। अगर मैंने बोला रेड का, तो रेड का क्वालिफिकेशन। अब अगर मैंने बोला ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन, तो इसका मतलब ऑडिटर कितना पढ़ा लिखा है। कहा गया कि नहीं, ये वर्ड जब एक जगह आते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऑडिटर ने क्या रिमार्क्स दिया है ऑडिट करते समय। ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन का मतलब है द रिमार्क एंड द कमेंट गिवन बाय द ऑडिटर। जब ऑडिटर ऑडिट करने के लिए आता है, जैसे हम लोग भी जाते हैं, तो हमारा जो क्वालिफिकेशन होता है उसका मतलब कि हमने क्या कमेंट दिया है। और कहते हैं कि रिमूव द ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन। आइला, ऑडिटर के सारे क्वालिफिकेशन को रिमूव कर दो, छीन लो, इससे सारे डिग्री छीन लो। नहीं, ऑडिटर ने जो है वो कमेंट दिया है, और नॉर्मली ये बैड कमेंट होते हैं, गलतियों को ढूंढते हैं वो देते हैं, तो कहते हैं उनको रिमूव करो, यानी कि उसको ठीक करो। तो मुझे एक चीज बताइए, ऑडिट का भी मतलब आपको पता है, ऑडिटर क्वालिफिकेशन भी पता है, दोनों को मिला करके जब आपने पता किया तो सत्यानाश कर डाला। लेकिन यहां पे यही कहता है एज्यूस्डम जेनरिस ऑफ द सेम काइंड और नेचर। कह रहे हैं कि भाई जब भी इस तरह के चीज को बोलिए तो ये देखिए कि वो एक साथ जब आया है, किसी चीज के साथ जब लगा है, तो क्या सेंस निकल के आया है। ये नहीं कि बस उसके इस वर्ड और इस वर्ड को लीजिए, वो देखिए कि सेंटेंस में जब आया है तो सेंटेंस ने उसे क्या बताया है। जैसे एप्रिशिएबल, पॉजिटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड, किसी को एप्रिशिएट करना। एडवर्स, जबरदस्त बुरा नहीं बोलते, एडवर्स। एडवर्स इफेक्ट का मतलब, एडवर्स इफेक्ट का मतलब गलत प्रभाव। बोला कि जिसमें क्या दिक्कत है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब बुरा प्रभाव। अब अगर मैंने बोला एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, तो आप कहिए सर एप्रिशिएबल वर्ड को छोड़ दो फिलहाल, एडवर्स इफेक्ट का मतलब तो बुरा प्रभाव। अब आपने क्यों बोला एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, वो तो आप जानो, क्या तंतु हिला। एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट का तो मतलब एप्रिशिएबल अच्छा बहुत खराब प्रभाव, तो बिल्कुल यही मतलब निकलेगा अगर हम वर्ड टू वर्ड चलेंगे तो। लेकिन ऐसे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है बहुत बुरा प्रभाव। तो यहां पे एप्रिशिएबल वर्ड अगर एडवर्स इफेक्ट के साथ आया है तो वो यहां पे पॉजिटिव नहीं बल्कि किस सेंस में आएगा, नेगेटिव सेंस में आएगा। और इसका मतलब हुआ एडवर्स हमने बोला ना, अब अगर हम बोलते एप्रिशिएबल एडवर्स का मतलब हो गया एडवर्स तो वैसे ही बुरा, एप्रिशिएबल पहले लग गया तो महान बुरा, बहुत बुरा। इसी को कहते हैं सेम काइंड और नेचर। जब ये आया है तो देखिए उस जगह क्या कहना चाह रहा है, ये नहीं कि बस सीधे पढ़ डाला। अब इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल दूं या आप कन्विंस हो गए। एक और 100 रुपये लगेंगे, वो उसमें नहीं होता है ऑर्केस्ट्रा वगैरह में कि 100 रुपये चौधरी जी दे रहे हैं और इस पे जो है वो निशा भारती दोबारा ये गाना सुनाएगी। ऑर्केस्ट्रा वगैरह देखा है कभी? मैं अपने नानी घर जाता था ना पहले, तो उस समय जो है वो ऑर्केस्ट्रा आता था कृष्णाष्टमी में, मतलब कृष्ण जी का जो ये होता था उसमें ऑर्केस्ट्रा और कव्वाली आता था। तो हम लोग कव्वाली नहीं देखते थे, पापा लोग, उसमें कुछ समझ में नहीं आता था, तेरी औकात क्या है, तेरी जात क्या है, और रेत की दीवार टूटी, आपस में ताली बजा रहे हैं और कुछ से कुछ जो है वो तुक बना रहे होते थे। इसमें मजा आता था क्योंकि डांस वगैरह करते थे तो हम लोग देखते थे, बेसिकली कि समझ में आता था क्योंकि गाने सारे सुने हुए रहते थे। तो वैसे ही जो उसमें क्या होता था कि अगर किसी ने अच्छा गाया या अच्छा डांस किया तो लोग जो है वो पैसे भी देते थे। तो उसी में जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, पैसे वाले लोग,
हम लोग तो गरीब लोग में थे, तो पैसे वाले लोग जो है वो और अनाउंस किया जाता था कि चौधरी जी इस गाने से खुश होकर के जो है वो निशा भारती, किसी का नाम हो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, आर्बिट्रली जो भी नाम आता है मैं बोलता हूं, निशा भारती को जो है वो 100 रुपए का इनाम दे रहे और ये उनके फरमाइश पे दोबारा गाना गाएगी। ले निशा भारती शुरू, पटना ही ले ला तो आरा ही ले ला, जब लचके मरे कमरिया सारा जिला ही ले ला। निशा भारती फिर क्या हो गई, शुरू हो गई। अब कहीं इस बार जो है वो कहीं मिश्रा जी ने फरमाइश कर दिया तो और 100 रुपया दे दिया तो निशा भारती फिर से सारा जिला ही लेला शुरू कर देगी। तो यहां पे कह रहे हैं कि ब्लू के खास फरमाइश पे 100 रुपए के फरमाइश पे हम समोसा ला करके खाएंगे। सुनिए क्या इसका मतलब है। अगर कहीं मान लीजिए, अगर कहीं जो है ये वर्ड कहा गया कि एज पर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑल कार, all scooter, bike, car and the vehicles running on motors are required to check their pollution system on every 6 months and should take the clearance from the pollution department on every 6 months. ये नोटिस आया कि जो भी स्कूटर, बाइक, कार, जीप, ट्रक या मोटर से चलने वाले कोई भी वाहन है, उनको हर 6 महीने पे पॉल्यूशन कंट्रोल यानी पॉल्यूशन क्लियरेंस का सर्टिफिकेशन लेना होगा। सुनिए ध्यान से। अब जब ऐसा हुआ तो ट्रैफिक वाले मामू जो है बड़ा सा जो है वो एक लठ लेकर के, बांस का लेकर के देख रहे हैं, वो जहाज जा रहा है उसको नीचे गिराना चाह रहे हैं। क्यों? जहाज हमारा जो है वो ऐसे ही उड़ता है, ऐसे करके भगवान जी फूक रहे होते हैं और जहाज उड़ रहा होता है, या उसमें जो है वो कोई मोटर व्हीकल लगा होता है, इंजन होता है, या वो ऐसे ही हवा में उड़ता है। तो ये जो है उसको गिराना क्यों चाह रहे हैं? तो उससे पूछना चाह रहे हैं, ऐसे धागा फेंक करके, जैसे पतंग वगैरह फंसाते थे, कि नीचे आ जा, दिखा करके जा कि तूने जो 6 महीने पे पॉल्यूशन चेक करवाया या नहीं। वो कहां पॉल्यूशन चेक कराने के लिए, आप देखते पेट्रोल पंप के बगल में लगा रहता है पॉल्यूशन चेक के लिए, तो वहां आकर के वो उतरे पेट्रोल पंप पे। जरा अंदाजा लगाइए, जहाज, उसको रनवे और बाकी चीज चाहिए, वो क्या करे? अच्छा, पानी का जहाज, स्टार क्रूज वगैरह, बड़े बड़े टाइटेनिक जैसे जहाज, उसको भी जो है वो वहां से आना है, पानी से निकलना है, पैदल चलना है, कहां पे आना है? पेट्रोल पंप या जिस जगह है वहां पे आकर के अपना पॉल्यूशन चेक कराना है, फिर वापस जाना है, हर 6 महीने पे ये करना है। क्यों भाई? वो कैसे चल रहा है? ऐसे ऐसे करके, या उसमें मोटर लगा है? अरे भाई उससे नाव चलता है, तो क्या उसको भी ये, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा? कहा अगर लिटरल जाएंगे तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। तभी तो ये इंटरप्रिटेशन के लिए दिया गया, ताकि जज उनके अगेंस्ट जो है वो नोटिस ना जारी कर दे कि तेरे पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तू बंद, अब तू नहीं उड़ेगा और तू नहीं तैरेगा। इसी को कहते हैं रूल ऑफ इज्यूसडम जेनरिस। कहा गया यहां पे कहने का मतलब है ट्रक हुआ, रोड पे चलने वाले सारे व्हीकल हुए, यानी कि जब भी ऐसा कोई वर्ड बोला जाए तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि वो जो उस कम्युनिटी में है उसी को लेंगे, ना कि उससे जो हम एकदम कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे और इलॉजिकल हो जाएंगे। क्लियर है? तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो एक जैसे स्पीसीज को लेंगे। व्हीकल बोला तो इसका मतलब यहां रोड से रिलेटेड है। जब हम एयर व्हीकल बोल देंगे तो सिर्फ कौन सा ले लेंगे? ये नहीं बोला है कि रोड व्हीकल वर्ड नहीं बोला, बस व्हीकल बोला, रनिंग ऑन मोटर। तो कहा कि सेंस भी तो समझिए कि कैसे सर्टिफिकेशन लेते, 6 महीने पे कहां जाकर के लेते। क्लियर है? अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं, ये भी एक साथ हमें समझना ही रहेगा। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेसियो यूनिट एक्स्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। एकदम मत देखिएगा आप अपने कॉपी की तरफ, बुक की तरफ, कहीं नहीं, और ना ही जो है वो ये लीजिए, मैं यहां से भी हटा दिया। नाम सुन करके बस ये देखिए, इतना ही देखिए, एक्सप्रेसियो यूनिट एक्स्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। सही में सुनने में कितना खराब लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। मेरे पे मत कीजिएगा, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मुझे बद्दुआएं दीजिएगा तो कोई और पढ़ाने आएगा, बीमार पड़ा, मर मुड़ गया तो इसीलिए जो है मैं तो मदद कर रहा हूं। नाम जो है उन्होंने रखा है, मुझे भी चिढ़ है इन नामों से
क्योंकि मुझे भी कभी तकलीफ हुई थी। इसीलिए अब जब क्वेश्चन देने की बारी आती है तो मैं ये जरूर देता हूं, मैंने झेला है तो आप क्यों ना झेलेंगे। हमने अपने समय में झेला तो अब क्या कीजिए, आप भी झेलिए। लेकिन इसका मतलब देखिए, जब आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा सर इसका नाम सिर्फ बदल दो, हम कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, अगर लॉ में कहीं लिखा हुआ है कि दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दीज कैटेगरी ऑफ पीपल, फॉर दीज कैटेगरी ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या है कि जिसका नाम उस लिस्ट में नहीं है, क्या उसके ऊपर यह एप्लीकेबल है? यही ये कह रहा है। तो आप बोलिएगा सर बात तो सिंपल बोला, लेकिन ऐसा नाम क्यों रखा? होते हैं कुछ दर्द जो ऐसे ही होते हैं। तो कहा कि अगर कहीं लॉ में साफ तौर पे किसी चीज को एक्सक्लूड किया गया, इंक्लूड किया गया है और बोला गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी पे जो है वो क्या है, एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि बाकी चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। अब आप याद कीजिए, हम लोग जो है वो पढ़ते भी थे, कितने लिस्ट को हम पढ़ते हैं तो कभी कभी जिक्र भी करते हैं कि दिस लिस्ट इज एक्सक्लूसिव या दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव एंड दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव लिस्ट का मतलब होता है, आगे जब आएगा तो देखिएगा आपको मदद मिलेगा, ये बहुत जगह वर्ड आएगा, मेरे ही सब्जेक्ट में तो बहुत बार आएगा, कि अगर हमने कहा कि ये और लास्ट में, ठीक है, जो लोग अभी दोनों ग्रुप में हैं, ईबीसीएल वाले, कुछ तो मुझे याद आ रहे हैं, बताइए मैंने जो है ये वर्ड का जिक्र कहीं किया है इस तरह से, क्या पढ़ाते वक्त किया है? ईबीसीएल में किया है, अभी कुछ ही दिन पहले किया है। खुश होंगे वो जो उसमें नहीं है। हाँ जी, कहां किया है? कुछ मदद कर दूं? ये हम लोगों ने जब लिस्ट पढ़ रहे थे किसी चीज का तो पढ़ा था। अभी आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है ईबीसीएल में? कौन सा चैप्टर चल रहा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उससे पहले हमने एमआरटीपी एक्ट में आरटीपी को डिफाइन किया था। आप नहीं थे उस समय, आप तो थे, आप दोनों थे। वो नहीं आएंगे वो अलग बात है, आप आओ उससे पहले से रहे, इन दोनों का उसके बाद हमला हुआ है। उसमें हमने आरटीपी को डिफाइन किया था और आरटीपी का एग्जाम्पल लिया था, रिफ्यूजल टू डील, एक्सक्लूसिव डीलिंग, टाई अप सेल दिस, और लास्ट में हमने पढ़ा था एनी अदर एज नोटिफाइड बाय सीजी। इसका मतलब है कि ये लिस्ट जो है वो आपका जो है वो इंक्लूसिव है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब हुआ कि इसके अलावा कुछ नहीं, तो उन्होंने इसलिए लास्ट में लिख दिया कि कुछ और भी जो बाद में गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि ओनली ऑन दीज थिंग्स, तो उस केस में क्या होगा, बाकी सारा एक्सक्लूसिव हो गया। ये यही कह रहा है कि इंक्लूडिंग समथिंग ओनली मीन्स दैट ऑल द अदर थिंग हैज बीन एक्सक्लूडेड। हमने लिख दिया कि सिर्फ और सिर्फ मैं इन लोगों को बुला रहा हूं पार्टी में, मजाक कर रहा हूं, इन लोगों को सिर्फ किसमें बुला रहा हूं। इसका मतलब है कि आपको अगर बोल दिया सिर्फ बुला रहा हूं तो बाकियों को क्या कर रहा हूं, नहीं बुला रहा हूं, एक्सक्लूड कर रहा हूं। बस यही सिंपल सा लाइन है। अब आप पढ़ेंगे तो आपको साफ यही लगेगा। इफ वन और मोर मीन्स एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज दैट एक्सक्लूजन ऑफ अदर। क्वांटम पेरोना एक्सपेसियो इस्ट फोर्टिसिमा इन लेगे, मार डाला। लेकिन इसको याद करते वक्त ये याद रखिएगा, मैं भी जब इसको पढ़ रहा था, अब मैं याद नहीं रखता। क्यों? मुझे कोई देख के पढ़ाने से थोड़ा ना रोक सकता है। तो इसीलिए जो है मेरे लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपके लिए है, एग्जाम में पूछ सकता है। मैं इसको इससे याद रखता था, एक्सक्लूसिव को मैं एक्सक्लूसिव जैसा रखता था, तो इससे मैं समझ जाता था कि इससे रिलेटेड तो एक ही है। एक्सक्लूसिव का है ना थोड़ा सा, एक्सक्लूसिव, तो मैं ध्यान रखता था कि ये एक्सक्लूड करने वाला है, कि आपने जो है वो क्या किया,
किसी खास चीज को अगर सिर्फ इंक्लूड किया है तो इसका मतलब बाकियों को क्या किया है, एक्सक्लूड किया है। अब इसमें लेगे में आप देख लीजिए क्या लेगा ये, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम, यही लैटिन मैक्सिम है ये सब, द वर्ड यूज्ड इन ए स्टैट्यूट आर टू बी कंस्ट्रूड, यानी कि इंटरप्रेट को कहते हैं कंस्ट्रूड, द सेम मीनिंग एज दे हैड व्हेन द स्टैट्यूट वाज पास्ड। अब इसको मैं कैसे करता था, कॉन्टेम्पोरना को कहते थे कॉन्टेम्पररी, और लेगे पुरानी बात, पता नहीं मैं तो ऐसे ही याद रखता था। यानी कि जिस समय एक्ट बना उस समय जो इंटेंशन था, उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग आप चीजों को क्या कीजिए, समझिए। जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बना हुआ है, कानून आपको नहीं पढ़ना, लेबर लॉ का ही है। इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई भी वर्क प्लेस है, ध्यान से सुनिए, उस वर्क प्लेस पे कहा हुआ है कि अगर कहीं भी कोई रिक्रूटमेंट होना है तो उस रिक्रूटमेंट में किसी भी तरीके से यह नहीं होगा कि मेल को जो है वो प्रायोरिटी दिया जाएगा और फीमेल को जो है वो पीछे रखा जाएगा, अगर दोनों में क्वालिफिकेशन सेम है तो। ये 36 के पहले आया था, मतलब उसी समय आया था, आजादी के समय, उस समय बनाया गया था। अगर सही में बोला जाए उसमें रिम्यूनरेशन वगैरह का भी लिखा हुआ है, सेम रिम्यूनरेशन देंगे, प्रमोशन भी जो है ये नहीं कि फीमेल का नहीं करेंगे, सिर्फ किसका करेंगे, मेल वर्कर का करेंगे। आज तो कहानी कुछ और है, अगर दोनों गए हुए तो शायद मेल का ना हो, किसका हो जाए, प्रमोशन की बारी है तो शायद मेल का ना हो, किसका हो जाए। तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इस इंटेंशन से मत समझो, इसको कैसे समझो, उस समय 1930 वगैरह में क्या हालात रहे होंगे, वुमेन को काम करने ही नहीं दिया जाता था, घर से बाहर ही निकलने नहीं दिया जाता था, इसलिए ये कानून उस समय बने थे। तो इस कानून को उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कानून बनाया क्यों गया था, और उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे। ये नहीं कि आज के समय में आकर के उसको सोचना शुरू कर देंगे, कहा नहीं। बहुत सारे चीजों को कानून के तहत फैसला सुनाते वक्त हमें देखना पड़ेगा कि ये एक्ट किस समय बना, किस इंटेंशन से बना। तो जब एक्ट को इंटरप्रेट करते वक्त आपको उसका इंटेंशन, जैसे ईबीसीएल में मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसमें बताऊंगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आज भी जो है वो डाला हुआ है कैटल फोडर, मवेशियों का चारा एसेंशियल कमोडिटी में। चावल दाल ये सब तो है, समझ में आता है, पेट्रोल डीजल, लेकिन मवेशी का चारा भी दिया हुआ है। कहा गया कि ये एक्ट 1955 में बना था। उस समय जो है वो सारे के सारे लोग मवेशी पे ही जीवित थे, यानी कि कैटल पे ही डिपेंडेंट थे, चाहे दूध के लिए हो, चाहे वो ट्रेवल करने के लिए हो, बैलगाड़ी के रूप में हो, चाहे हल चलाने के लिए हो। इसीलिए दिया हुआ था कि जानवरों का भी अगर खाना सही से नहीं मिलेगा तो फिर ऐसे केस में जो है आप काम कैसे करा पाएंगे उससे। तो उस समय के अकॉर्डिंग जानवरों का चारा भी क्या था, एसेंशियल कमोडिटी। जिसके पास 4 जानवर, उसके पास उतने चारा तो होना चाहिए, जिसके पास 1 है उसके पास 1 के लायक होना चाहिए। यही हमारा कह रहा है कॉन्टेम्पेरोना एक्सपेशियो एक्स्ट फोर्टिसिमा इन लेगे। क्लियर है। नॉक्टिटोर ए सॉकिस कह रहे हैं इट इज नोन बाय इट्स एसोसिएट्स, इट्स एसोसिएट। यहां पे कह रहे हैं इन द वर्ड मीनिंग ऑफ अ वर्ड शुड बी नोन फ्रॉम इट्स accompanying or associating words. The rule states that 2 or more words which are susceptible or analogous meaning are clubbed together, they understood with their cognate sense. जो हमने इससे ऊपर वाले में पढ़ा था थोड़ा उससे ही रिलेटेड है कि अगर कोई वर्ड आपका जो है वो क्या आया है, एक साथ आया है, तो वैसे केस में उसके अलग अलग मतलब से ना चले, बल्कि क्या करें, उसका जो कंबाइंड मतलब निकल करके आता है वो निकालें। ये नहीं कि अलग अलग का क्या करें हम मतलब निकालते रहें। जैसे एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट, तो कह रहे हैं अलग अलग मतलब नहीं निकालिए, बल्कि क्या कीजिए, एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट का मतलब बहुत बुरा प्रभाव। द क्वालिफिकेशन गिवन बाय द ऑडिटर, कहा अलग मतलब न निकालिए, यहां पे उस सेंस में एक साथ कंबाइंड करके देखिए इसका क्या मतलब निकलता है। लेकिन ये कब करेंगे, व्हेन the same word bear the same meaning in same statute, but this rule will not apply. कहा नहीं होगा, when the context excluded that
प्रिंसिपल, लेकिन साफ कह दिया गया, उस जगह लिखा हुआ कि कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं, बस यही वाला इंटरप्रिटेशन लेना है, तो हम उसको एक साथ क्लब करके इंटरप्रेट नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, बल्कि उस 3 वर्ड का एक साथ जो मीनिंग निकल करके आएगा उसको हम पिक करेंगे। वेयर इट शुड कॉज इनजस्टिस और एब्सर्डिटी, जहां पे जो है वो लगे कि इससे जो है वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा या कुछ क्या निकल जा रहा है, एब्सर्ड सा मीनिंग आ जा रहा है, तो भी नहीं लेंगे। वेयर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आर बीइंग डेल्ट विथ, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में दिए हुए तो उस सिचुएशन में हम उसे नहीं लेंगे अगर मना किया हुआ है तो। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन को हमने किसके अकॉर्डिंग समझा था, याद कीजिए, मैंने आपको बोला था, हाँ जी, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन का मतलब हमने वैसे ही देखा था, जो क्या था शुरू में जो था हमारा लिटरल, यही हमारा स्ट्रिक्ट एंड लिबरल, ये दोनों बात को एक साथ कह दिया। स्ट्रिक्ट का मतलब हमें पता था, हमने फिर जो रीजनेबल भी देखा था, उसी बात को इसने एक साथ मिला दिया और कहता है कि पहले हमेशा देखो स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट रहो, जो वर्ड कहता है उसी वर्ड को देखो। ये हमने कहां देखा था, सबसे पहले वाले में, जिसका नाम था लिटरल कंस्ट्रक्शन, उसी को कह रहे हैं स्ट्रिक्ट। कह रहे लेकिन अगर जब आप ऐसा करते हैं तो देखते हैं कि इसके मीनिंग जो है वो अजीब है, ये सेंस नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाओ, तो लिबरल कंस्ट्रक्शन। और उस केस में जो है वो क्या करो, इसको उस तरीके से इंटरप्रेट करो जिससे जो है वो उसका मीनिंग निकल करके आए, सॉल्यूशन निकल करके आए। तो इसने किया क्या, दो को मिला नहीं दिया, मैंने आपको बोला नहीं, सारे लोगों का ओपिनियन ही तो था, उसके ओपिनियन और उसके ओपिनियन को भी लिया, दोनों को क्लब कर दिया और बोला पहले देखो स्ट्रिक्टली जो लिखा हुआ है वही लिटरल, और उसके बाद जब लगे कि नहीं वो वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग तो कुछ और मतलब आ रहा है, तो क्या करो, अब आप यहां पे जो है वो लिबरल यानी रीजनेबल तरीके से सोचिए कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। नॉनसेंस है तो सेंस के अकॉर्डिंग उसको फिट कीजिए। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। ये सब क्या थे, तरीके जिससे हम क्या कर रहे थे, जिससे हम इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। अब देखिए इन सबको हमने देख लिया, कह रहे ठीक है सबको इंटरप्रेट कर लिया, इंटरप्रेट करने का तरीका देख लिया, कहा हम किस रूल का इस्तेमाल करें, बोला गया कोई पत्थर की लकीर नहीं है, समय देखो, सर्कमस्टांसेस देखो, सिचुएशन देखो। हो सकता है आपको कभी कभी एक से ज्यादा रूल की जरूरत पड़े, कभी हो सकता है एक ही रूल की जरूरत पड़े, पॉसिबल। कहा गया कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप इनका क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। कहा कि हम जो एक वर्ड कहते हैं प्रिजम्पशन, वो कब लें। कहा क्या मतलब प्रिजम्पशन का, कहा प्रिजम्पशन का मतलब ही तो होता है कि किसी चीज को क्या करना, एज्यूम करना, क्या कहलाता है, प्रिजम्पशन। कहा प्रिजम्पशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, कहा प्रिजम्पशन की जरूरत तब पड़ेगी जब कोई चीज क्लियर नहीं होता तो हम प्रिजम्पशन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको क्लियरली बोला है कि आज क्लास जो है वो इतने बजे से होगी और हम ये पढ़ेंगे, तो क्या आपको प्रिज्यूम करने की जरूरत है कि पता नहीं आज क्लास होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं अभी क्लास ले रहा हूं और मान लीजिए आप देखते हैं कि सर की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने लेकिन कुछ नहीं बोला कि आज क्लास होगी या नहीं होगी। आज की क्लास खत्म, आप घर जाते हैं, अगले दिन निकलने से पहले क्या करेंगे, पहले पता करेंगे कि क्लास है या नहीं। नहीं मैं बीमार नहीं हूं, एकदम अभी स्वस्थ हूं, जैसे अभी हूं वैसे ही। अगली क्लास के लिए आपको आना रहेगा तो क्या करेंगे, सीधे आ जाएंगे। लेकिन अगर मत, क्या आप कुछ प्रिज्यूम करना शुरू करेंगे कि पता नहीं आज क्लास होगी या नहीं होगी, क्या आपको यह प्रिज्यूम करना रहेगा। कहा गया कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अभी आप मुझे देखें कि सर्दी जुकाम है, फीवर जैसा सर को फील हो रहा है, तब आप मंडे को निकलने से पहले आपको यह जरूर लगेगा, प्रिजम्पशन आप ले सकते हैं। कुछ प्रिजम्पशन क्या लेंगे, अरे सर नहीं आएंगे, सर को क्या था, फीवर था, नहीं आएंगे। कुछ बोलेंगे अरे फीवर सैटरडे को था ना, तो उस दिन जब फीवर था तब तो आ गए थे, अब तो बीच में एक संडे भी बीत गया, अब तो आएंगे ही आएंगे, ठीक हो गए होंगे। कोई कहता ठीक हुए ना हुए हो, भटकती आत्मा आएंगे ही, उस दिन बाढ़ आ गया था, ये था, तब भी जो आ गए थे तो आ ही जाएंगे। तो देखिए सबका प्रिजम्पशन अलग अलग हो रहा है। अब कहा गया कि इसी तरह से अलग अलग जैसे इंटरप्रिटेशन होता है वैसे ही लोगों का अवधारणा अलग अलग है। कहा गया कि लॉ में प्रिजम्पशन को थोड़ा सा जो है वो लिमिट दिया गया। कहा कि प्रिज्यूम करो, एज्यूम करो, सोचो, लेकिन एक दायरे में। अगर ऐसा 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 नहीं बोला गया है तो यही प्रिज्यूम करना, कुछ और प्रिज्यूम नहीं करना। तो देखिए जब मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि क्लास है तब तो क्लास है, लेकिन मैंने आपको कहा कि देखिए अगर मैंने कुछ नहीं बोला है
तो आप क्या समझिए, और अगर मैंने आप तक संदेशा नहीं पहुंचाया, चाहे मैं कितना भी बीमार क्यों ना हूं, तो आप समझ लीजिए कि क्लास, कितनी भी बारिश क्यों ना हो रहा हो, मैंने आप तक संदेशा नहीं पहुंचाया तो इसका मतलब क्लास होगी ही होगी। इसका मतलब अब आप क्या प्रिज्यूम करेंगे, जब बारिश जिस दिन हो रहा है और आप तक कॉल नहीं पहुंचा है, ना SMS गया है, क्लास होगी। इसका मतलब आप अब मेरे बारे में आपका क्या प्रिजम्पशन है कि क्लास होगी। मान लीजिए कि कभी बारिश हुई, 4 बार बारिश हुई, पता चला कि विशाल सर जो है वो 1 बार आए, 3 बार नहीं आए, मार देंगे मुझे सुनेंगे तो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सर। अब जो है अगर ऐसा हुआ तो अगली बार जब बारिश होगी तो आप क्या प्रिज्यूम करेंगे, शायद सर नहीं आएंगे। आपने ये प्रिजम्पशन किस बेसिस पे निकाला, हैबिट पे, हैबिट पे, ठीक है। 4 बार बारिश हुई, चारों बार में आया, भले भींग भांग के लेट सेट आया, 5वें बार बारिश हो रही है, कितने % आप सोचेंगे सर आएंगे? 100%। क्यों? अलग अलग केस में अलग अलग प्रिजम्पशन क्यों? बिहेवियर, हैबिट के बेसिस पे प्रिजम्पशन। लेकिन क्या प्रिजम्पशन का इस्तेमाल करेंगे जब मैंने एकदम खड़े होकर के पहले दिन बोला, अभी तक एक भी दिन बारिश में मैं आया नहीं, लेकिन पहले ही दिन क्लास में आया और बोला कि चंद्र चले टूरज सरे चले जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र के सरे न सत्य विचार। मतलब चाहे जो है वो आसमान इधर हो जाए, सूर्य इधर हो जाए, राजा हरिश्चंद्र थे, उनका सत्य बोलना कभी नहीं जो खत्म होता था, चाहे कितनी भी बड़ी वो विपत्ति में क्यों ना पड़ जाए। तो कह रहे मैंने पहले ही दिन खड़े होकर के बोल दिया कि कुछ भी हो जाए, पानी हो, ये हो, वो हो, जब तक मैसेज नहीं गया क्लास में मैं आऊंगा ही। अब कुछ प्रिज्यूम आप करेंगे, बहुत जबरदस्त घनघोर बारिश हो रही है, ये चीज क्या हैबिट से आया? तो कह रहे प्रिजम्पशन का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे किसी तरह का एम्बिग्युइटी हो, क्लियरेंस ना हो। ये चीज तो पहले से ही अंडरस्टूड है, तो इसमें प्रिजम्पशन का क्यों इस्तेमाल करें? यही चीज कहा गया यहां पे भी। जब हम लॉ को प्रिज्यूम करने के लिए जाएंगे तो कहा गया भैया प्रिजम्पशन वहां लगाना जहां पे स्टैट्यूट क्या है, क्लियर ना हो, वहां पे। वेयर मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट इज क्लियर देयर इज नो नीड फॉर अप्लाइंग। अरे साफ मैंने बोला है कि क्लास होगी, आप कहते सर ना हम ना प्रिज्यूम किए थे बारिश ज्यादा है ना तो आप नहीं आएंगे, गला ना दबा दूं अगले दिन आपके इस शानदार प्रिजम्पशन पे। क्या ये प्रिजम्पशन सही था? नहीं। वेयर द कोर्ट फाइंड दैट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कौन? कानून बनाने वाले बॉडी को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर, जिसका एग्जाम्पल आपका जो है वो पार्लियामेंट है, जहां कानून बनता है हमारा। सुनते होंगे लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा में दिक्कत है, ये वो। इज नॉट क्लियर इन इनएक्टिंग द स्टैट्यूट, कानून बनाते समय खुद वो क्लियरिटी में नहीं थे किस पर्पज से बनाया। इट विल इंप्लॉय द प्रिजम्पशन अटैच टू इट, वैसे केस में प्रिजम्पशन वो दे देते हैं कि देखो भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसे करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना, क्योंकि उस समय वो खुद क्लियर नहीं थे कैसा कैसा होगा। आज ट्रिपल तलाक बनाए, सब कुछ क्लियर है कि अगर ऐसे होगा तो इस केस में ऐसे, ऐसे होगा तो ऐसे। हाँ, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी भी चीज जिसमें उनको भी अभी क्लैरिटी नहीं कानून बनाते समय भी, तो वो लिख देंगे कि अगर ऐसा हो गया तो हम ये प्रिजम्पशन लेके चलेंगे। ये है प्रिजम्पशन। अब देखिए एक केस है, इस केस में क्या हुआ, कानून बना, और वो कानून क्या बना था, ये केस है आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वर्सेस MS जॉर्ज का। जॉर्ज साहब जो है वो इंडिया के बाहर गए हुए थे, इंडिया में आ रहे थे। हमने कानून बनाया कि कोई भी जो है हमारे देश के जो है वो टेरिटरी में आएगा तो उसे जो है वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो क्या क्या लेकर के आ रहा है, गोल्ड वगैरह के बारे में। ये जिस समय कानून या जो चीज भी बना ये बाहर थे, अब ये आ रहे हैं। अब कहा गया कि वो डिक्लेरेशन नहीं देते हैं। ऐसे केस में जो है आप क्या मानेंगे? क्या उनको यह प्रिज्यूम करना, अगर उन्होंने किया कि कानून जो भी इस बीच में बने हैं वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो क्या यह प्रिजम्पशन सही है? कहा गया कि स्कोप ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिजम्पशन वाज एग्जामिन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को जजमेंट में बतलाया। इसमें यह बंदा जो है वो वायलेट किया किस एक्ट को? फॉरेन रेगुलेशन एक्ट। ये उस समय था, अभी भी है, इसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और आज के डेट में ये आपके कोर्ट्स में है और EBCL में पार्ट A में है। गलती से मैं ही बताऊंगा ये आपको।
जब मैं आपको FCRA पढ़ाऊंगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, चेंज हुआ, 2 बार चेंज हुआ, 1947 फिर 1976 में, अब 2010, और उसमें दिया हुआ है कि किस किस समय किस किस तरह का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, विच डायरेक्टेड फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ गोल्ड इवन अ पर्सन इज इन, कह रहे हैं कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपके पास कितना गोल्ड है, सिर्फ घर में रखें तो नहीं, आप रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं तो भी, कि मैं कितना कहां से लेकर के कहां जा रहा हूं। गोल्ड का बहुत ज्यादा उस समय ट्रैफिकिंग होता था, पहले सोने की स्मगलिंग वगैरह, सोने का बिस्किट पे दुनिया भर की जो है वो मूवीज, अगर याद हो तो तेजा, तो वो ऐसे ऐसे करके जो बोलते थे तो उन लोगों का वही रहता था, सोने का बिस्कुट ऐसे खोलते थे, गिर रहा है तो मारपीट चल रहा है, सारे लोग बटोरना चाह रहे, बड़े बड़े जो है वो कंटेनर जैसे होते थे, ऐसे करके लाइट जला, पुक 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 पुक, तो उधर से भी टिक टिक टिक, इसका मतलब सिग्नल ठीक है, अब आ जाओ, यहां पुलिस नहीं है, और तब जो है वो बक्से उतर रहे होते थे। उस समय ये चीज रहता था। ट्रांजिट में भी अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। द एक्यूज लेफ्ट ज्यूरिस बाय प्लेन एंड नेक्स्ट डे हिज प्लेन टच्ड बॉम्बे। वो ज्यूरिस से चला और कहां पहुंचा, लेकिन उसको क्या कर लिया गया, जॉर्ज वॉज कन्विक्टेड, उसे दोषी साबित किया गया। देयर वॉज नो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कहा गया कि लॉ ने कहा है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो सेंस, कहा कि आप अपने आप को इनोसेंस नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते थे कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। कहा गया कि आपका काम है कि आप लॉ को समझे, तो लॉ में ये प्रिज्यूम किया हुआ है कि एवरीबडी नो द लॉ ऑफ लैंड। अगर आप कुछ कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो ये डिफेंस नहीं दे सकते, मैंने प्रिज्यूम किया कि ये क्राइम नहीं है। क्या क्राइम नहीं है, मैंने जो है वो चाकू से किसी को नहीं मारा, मैंने लठ से मार दिया, सर पे मार दिया, मैंने तो समझा खेल है तो इसलिए मैंने जो है वो 2 बार मारा, फिर मुझे खेल में मजा आया तो मैंने 2 बार और मारा, फिर मुझे और मजा आने लगा तो मैंने मजा लेते लेते उसे मार ही दिया। क्या ये मारना क्राइम है क्या? तो आपको क्या बोला जाएगा कि हम आपको परमवीर चक्र देते हैं आपके इस वीरता पे? नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। अब कह रहे हैं कि हम कैसा कैसा प्रिजम्पशन ले। कहा कि देखिए वेरियस कॉमन तरह के जो प्रिजम्पशन है वो क्या क्या है। द वर्ड इन स्टैट्यूट आर वेरी प्रिसाइजली एंड नॉट, लॉ में जो लिखा हुआ है उसको जो बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसा लिखा हुआ है, जनरल सेंस में लेने की जरूरत, ये पहला प्रिजम्पशन जब लॉ को आप समझ रहे हैं तो। जो बातें जैसे हम लोग नहीं बात करते हैं कंज्यूमर, तो कहा गया कंज्यूमर को अगर एक्ट ने डिफाइन किया तो उसके अकॉर्डिंग ही हम समझे। द वेस्टेड राइट posed by a person at the time of a statute was passed and are not taken without express word। कहा अगर किसी को किसी भी समय कोई अधिकार दिए गए हैं तो वो अधिकार उससे तब तक नहीं छीने जा सकते जब तक फिर से जो है वो कोई जो है वो चीज पास ना किया जाए। तो इस दौरान अगर आप समझ रहे हैं कि ये पावर सेम ही पर्सन के पास है तो ये प्रिजम्पशन सही है, यानी कि अगर कोई मुझे राइट किसी लॉ के तहत दिया गया है तो ये पावर मुझसे छीना भी किसके अकॉर्डिंग जाएगा, किसी लॉ के अकॉर्डिंग। द गिल्टी माइंड इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्रिमिनल एक्ट। कहा गया कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है तो उस क्रिमिनल एक्टिविटी में आप हमेशा जब तक मेंस्ट्रुआ नहीं होगा तब तक आप उसे सजा नहीं देंगे। प्रिज्यूम कीजिए कि क्या है वहां पे, मेंस्ट्रुआ इन्वॉल्व। मेंस्ट्रुआ का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, और गिल्टी इंटेंशन नहीं है तो सजा नहीं देंगे। अब जैसे मान लीजिए रिटायर हर्ट, इनको खुन्नस हुई मुझसे क्योंकि मैंने इनका नाम रखा रिटायर हर्ट। अब जो ये बोलते अच्छा सर मौका मिलने दो, वो ऐसा रिटायर हर्ट करूंगी कि कभी उठ नहीं पाएंगे। अब इनको एक दिन मौका लगा, एक दिन ये एक पुल से आ रहे थे, मैं भी पुल से इधर से जा रहा था, रेलवे का ब्रिज था, दोनों साइड खुला था, मैंने इनको देखा नहीं, इन्होंने मुझे देख लिया, भीड़ भाड़ थी ही, ये आए और मुझे जो है कॉर्नर पे जब आए तो हल्का सा धक्का दिया, मैं गिरा नीचे, पहुंचा ऊपर, क्योंकि नीचे ट्रेन आ रही थी, सही से गई, मैं पहुंचा ऊपर। अब यहां पे बताइए इन्होंने मुझे धक्का दिया, गिल्टी इंटेंशन था या नहीं, मेंस्ट्रुआ, इनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा। अब देखिए मान लीजिए कि इस बार जो है वो ब्लू, इन्होंने बोला कोई बात नहीं है, इसका ना रखा, मेरा थोड़ा ना रखा, जबकि आई तो मैं भी नहीं थी, तो चलो मुझे कोई जो है नाराजगी नहीं है। सबका अलग अलग माइंड होता है, किसी को गुस्सा आता है, किसी को किसी बात पे नहीं आता है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टीचर है, बोल दिया तो बोल दिया, गए तो नहीं थे ना,
रीजन बिना पूछे ही बोल दिया, बेइज्जती खराब कर दी। कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी, थोड़ा पढ़ा भी दिया था, माफ किया टीचर को। इनको कोई खुन्नस नहीं, ये आ रहे थे, इनकी कोई गलती नहीं। मैं इधर से जा रहा था, भीड़ भाड़ था, जितने न्यूटन के फोर्स से ये मुझसे टकराए थे, फोर्स का मेजरमेंट न्यूटन में करते हैं, उतने ही फोर्स से ये भी मुझसे टकराए, उतने ही जोर से टकराए। फिर मैं नीचे ही गिरा। इस बार भी मैं ऊपर ही पहुंचा, लेकिन इस बार इनके ऊपर चार्ज नहीं आएंगे, क्योंकि इनका इंटेंशन नहीं था, गिल्टी माइंड इन्वॉल्व नहीं था। कहा गया कि क्रिमिनल एक्टिविटी में, क्राइम के लिए जो है वो मेंस रिया का होना क्या है, यही तो प्रिजम्पशन है, यही तो मानना है। द स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टैट्यूट अनलेस इट इज एक्सप्रेसली मेंशन एज बीइंग सो। कह रहा जब तक आप किसी चीज के ऊपर चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कीजिएगा, तब तक उसके ऊपर एप्लीकेबल, जैसे मैंने आपको बोला था, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट। जब तक आप साफ तौर पे नहीं कहते हैं कि कल से ट्रिपल तलाक कानून जो है वो इन इन राज्यों में, इन इन जगहों पे या पूरे देश पे एप्लीकेबल होगा, तब तक हम मानेंगे वो एप्लीकेबल, चाहे वो लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो। जब तक आप ये प्रिजम्पशन है कि इसको नोटिफाई भी करना पड़ता है। ऑल्दो हमें हम सबको पता है कि ट्रिपल तलाक ये हो गया, लेकिन जब से ये ऑफिशियल गजेट में जिस दिन पब्लिश होगा, उस दिन से एप्लीकेबल होगा। द स्टैट्यूट इज नॉट इंटेंडेड टू बी कंसिस्टेंट। स्टैट्यूट तो आपको पता है, यही लॉ कह रहे हैं कि स्टैट्यूट इज नॉट इंटेंडेड टू बी कंसिस्टेंट विथ द प्रिंसिपल ऑफ। कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, कि हमारे यहां जो कानून बने वो बाकी सारे कानूनों को भी क्या करे, कंप्लाई करे, उसके अकॉर्डिंग बने। लेकिन अपने देश में जो कानून, एक कानून बनेगा, दूसरे को जो है कंप्लाई करे या ना करे। अरे भाई, एक एक्ट बोलेगा कि जो किसी का मर्डर करना जो है वो क्राइम है, इसमें ये सजा मिलेगी, और दूसरा एक्ट बोलेगा क्राइम करना बहुत अच्छी बात है, जो करेगा उसे हर दिन जो है वो 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। मुझे बताइए, क्या ये चीज पॉसिबल है? तो कहा गया प्रिजम्पशन। अगर आप अपने देश में कोई कानून बना रहे हैं तो आप एज्यूम कीजिए, इसका प्रिजम्पशन ले सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि बाकी देशों के सारे कानून के साथ ये क्या करेगा, कंप्लाई करेगा, यानी उसके साथ कहीं कॉन्ट्रावेन नहीं करेगा। द लेजिस्लेचर नो द स्टेट ऑफ द लॉ। लेजिस्लेचर का मतलब कानून बनाने वाली बॉडी को माना गया कि उन्हें हमेशा यह पता रहेगा जब वो कानून बना रहे होंगे कि इस समय स्थिति क्या है और हम किस बात के लिए क्या करने जा रहे हैं, कानून। बिना स्टेट जाने हुए, स्टेट का मतलब स्थिति जाने हुए, जब ट्रिपल तलाक का कानून बनेगा तो इसका मतलब उन्हें पता होगा स्टेट कि इसके कारण कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने को क्या हुआ, फायदा हुआ, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्या होना चाहिए। द लेजिस्लेचर डज नॉट मेक एनी व्हाट अल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ। कैसे? कह रहे कि जब तक अलग से आप फिर से जो है वो इनैक्टमेंट नहीं करते, मतलब कानून को बदलने के लिए भी कानून लाना पड़ता है, उसी को अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। तो बिना कानून लाए हुए पिछले कानून को अमेंड नहीं कर सकते और ना ही उसे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पहले का ही तो कानून था हमारा 370, नया जो है वो क्या करके करना पड़ा, नया एक्ट ला करके, यानी अमेंडमेंट ला करके, वो भी उसी तरीके से अमेंडमेंट आया जैसे कानून बनता है। तभी तो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर। कह रहे कि अगर अमेंडमेंट भी होगा तो वो कैसे होगा, एक्ट के अकॉर्डिंग। ये प्रिजम्पशन है, ऐसे किसी एक्ट को अमेंड नहीं कर सकते। बनेगा भी लेजिस्लेचर से, अमेंड भी होगा किससे, लेजिस्लेचर से। द लेजिस्लेचर नो द प्रैक्टिस एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ। तो एग्जीक्यूटिव हुआ जैसे प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे लोग देश को जो चलाते हैं। जुडिशरी हुआ जो आपके जो है वो बनाए गए कानून के अकॉर्डिंग फैसला सुनाते हैं। लेजिस्लेचर वो हुआ जो कानून बनाते हैं। कहा गया लेजिस्लेचर जब कानून बनाएगा तो कहा गया कि वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि इस देश में जुडिशियल सिस्टम क्या है, कैसे जो है वो चीजों पे फैसला लिया जाता है और ये देश कैसे चलता है, यानी कि किसके किसके थ्रू जो है वो हमारा देश चल रहा है, कौन कौन से मिनिस्ट्री है। कहा इन चीजों को वो मान करके कानून में, ये हमारा प्रिजम्पशन है कि जब भी कोई कानून बना तो इसका मतलब ये सब कंसीडर किया हुआ है। क्या कंसीडर किया हुआ है कि हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे देश में जो है वो कैसे जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करता है। अभी कुछ और भी प्रिजम्पशन हमारे पास है, लेकिन इन प्रिजम्पशन के बाद एक खास एस्पेक्ट है और वो ये है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह का लॉ बना हुआ है तो आखिर उस लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए हमें उस एक्ट और उस लॉ के भीतर कुछ मदद मिलेगा। कहां जाकर के हम इन चीजों, हमने तो पढ़ लिया इंटरप्रिटेशन करने का तरीका, लेकिन और वो कौन कौन से चीज है जो मदद करेंगे हमारी लॉ को क्या करने में,
इंटरप्रेट करने में? क्या लॉ के भीतर का प्रोविजन मदद करेगा? लॉ के भीतर का एक्सप्लेनेशन मदद करेगा? तो ये मैं आपको दिखा करके बतलाऊंगा, कंपनीज एक्ट, बेयर एक्ट दिखला करके स्क्रीन पे ही, कि देखिए यहां पे कैसे एक्ट के भीतर इन सारे चीजों से भी हमें मदद मिल रही है, और कुछ चीजों के लिए मदद हमें कहां से लेना पड़ेगा? एक्ट के बाहर से भी। तो कौन सी चीजें जो एक्ट के भीतर मदद करेगी, जिसका नाम है इंटरनल, और कौन सा एक्सटर्नल चीज जिससे हम इंटरप्रेट कर पाएंगे? तो प्रिजम्पशन और कौन कौन से हैं, और उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल थिंग्स विच कैन हेल्प अस टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और फिर हम अपने नए चैप्टर पे मूव करेंगे। तो आप इसको यहां तक क्या कर लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो फिलहाल आपके लिए मेरी आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।